मुझे ऐसा लगा कि गौशालाएँ बहुत हो गई, लेकिन अब इन पूर्ण रूप से जैसे मैंने आपको कहा ना कि गौशाला में एक निश्चित गाय ही है, हाँ, उन गायों से भी 100 गुना ज़्यादा 100 गाय गुना मैं रोड पे आवारा आवारा। आवारा पशु-पक्षी हैं, उन तक कोई नहीं पहुँच पा रहा है ना, उनके लिए कोई सोच पा रहा था। तो इसलिए हमारे मन में ऐसा विचार आया कि हम पशु-पक्षियों के उपचार के अंदर को हम लोग आगे बढ़ाएँ और भारत के प्रत्येक पशु के पास मैं चाहता हूँ कि अगले 10 साल में 108 आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल और भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल ऐसा यूनिट पूरे भारत में 108 अस्पतालों की श्रृंखला। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे हाईवे पे पशु पक्षियों का एक्सीडेंट हो जाता है या उनको चोट लग जाती है तो उनका उपचार कौन करता है? नहीं ना? ये सवाल मेरे मन में भी आ जाया। तो चलिए मिलते हैं आचार्य विद्यासागर महाराज, उनके परम शिष्य मुनि अविचल महाराज जी से और जानते हैं कि इस फाउंडेशन या इस उपचार की वजह। महाराज जी प्रणाम। बहुत सारे सवाल मन में हैं क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जब हम हाईवे क्रॉस करते हैं तो गायों का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी ना किसी वजह से वो अ, उनको चोट लग जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है। तो इससे आप अगर उपचार करते हैं उनका, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी इसका उद्देश्य क्या है जो दया फाउंडेशन की तरफ से आया है? हुआ ऐसा कि मेरा हम लोग वैसे भी यात्रा पर रहते हैं और पैदल ही भ्रमण करते हैं। मैं ग्वालियर से दतिया की तरफ पद यात्रा में जा था तो रास्ते में मैंने कई सारे घायल गायों को देखा और आसपास किसी सरकारी संस्था के साथ मैंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां मुझे कोई पर्याप्त ऐसा संसाधन नहीं मिले, जवाब भी नहीं मिला। तो वहां से ही हमारा जो भारत का सबसे बड़ा जैन तीर्थ क्षेत्र है सोनागिरी जी, जी वहां पहुंचने के बाद हमारे ऐसा मन में आया कि क्यों ना अपन ही शुरुआत करें। जी और उसके तहत हमने वहां एक 3-4 बीघा जमीन लेकर के वहां हमने एक पशु अस्पताल की रचना की। बहुत छोटे रूप में है अभी वो। जी और उसमें हमने फिर डॉक्टर्स और साथ में उस समय के बाद एम्बुलेंस है और ऐसा हमने वहाँ टेकनपुर से लेकर के ग्रासलैंड पर्यंत जो 4 लेन हाईवे है लगभग 110 किलोमीटर का, जी तो उस पर हमने उपचार के कार्य चालू किया। तो लगभग हमने जब कार्य करना चालू किया तो शुरुआत में हमारे पास ऐसे केसेस आने लगे कि जो अत्यंत विकृत अवस्था में गाय है, जैसे ट्रक चढ़ के जाना, डंपर के द्वारा, बसों के द्वारा कुचला जाना। जी और इनका जो एक्सीडेंट होने का समय था वो रात्रि का समय होता है ज्यादातर। जी और रात्रि के समय में ऐसा कोई सरकार के पास व्यवस्था नहीं है कि हम उन गायों को उठा करके ला करके कहीं सेवा करें। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस अस्पताल को कंटिन्यू करने का हमने एक मानस बनाया। और अभी हमारा जो यूनिट है दतिया के पास सीधे क्षेत्र सोनागिरी में, जी उसमें लगभग 3 डॉक्टर है, एक बड़ी एम्बुलेंस है, एक गौ अस्पताल भी वहाँ है। जी और साथ में अभी हम दतिया जिले में लगभग 18 गौशालाओं का संचालन भी कर रहे हैं। जी क्योंकि क्या है कि लगभग महीने के 300-400 गाय हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आती है। हम हाईवे से उनको एम्बुलेंस से उठा करके लाते हैं जी और जब तक गाय ठीक नहीं होती तब तक हम उसका उपचार करके उपचार के उपरांत जिन गायों का पैर अथवा मुख है, पेट है, अर्धविक्षिप्त हो जाते हैं, छन्न-भिन्न हो जाते हैं, तो ऐसे गायों को हम दोबारा रोड पे नहीं छोड़ते। जी तो उनके लिए हमारे जो मध्य प्रदेश के उस समय गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा, जी तो उनसे वार्तालाप करके उन्होंने भी काफी मदद किया। तो उनके प्रोत्साहन से वहाँ जो सरकारी गौशाला ऑलरेडी चल रही थी, उन गौशालाओं को हमने अपनी दया भावना फाउंडेशन में अनुबंध करा करके संचालित अभी कर रहे हैं। लगभग अभी उसमें 1000 के आसपास गाय है, जो ट्रीटमेंट के उपरांत जो गाय हम लोग शिफ्ट करते हैं, वो गौशाला में शिफ्ट करते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक अभी यूनिट हमारा ग्वालियर में भी चल रहा है। अच्छा पूरे ग्वालियर में महानगर में जितना भी हम लोगों का एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर को हम नियुक्त करते हैं और एक छोटी बाइक देते हैं हम उनको, ताकि जहां तक पशु घायल है वहां तक वो पहुंच सके आसानी से। और वहां पहुंच करके ऑन द स्पॉट वहां घायल पशु पक्षी ट्रीटमेंट शुरू कर पाए कुछ। कोई भी पशु ऐसा नहीं कि हम गौ माता की सेवा करते हैं, हमारे प्रायोरिटी गाय है। जी लेकिन कुत्ता है अथवा बिल्ली है, अन्य प्रकार के पक्षी भी है, कबूतर है, तोता है, मोर है, मयूर है, इस प्रकार के पशु पक्षियों के लिए हम लोग जितना यथासंभव है अच्छे से अच्छा हम लोग उपचार देने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो ये सिर्फ दतिया में ही है, मतलब जो हमारा एमपी क्षेत्र है उसी में है,
या ये हमारे और क्षेत्रों में भी बढ़ने वाला है? हाँ, दतिया के आसपास हम लोग लगभग दतिया को सेंटर बना करके दतिया के पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर ऐसे 100 किलोमीटर का एरिया हम लोग दायरा लेते हैं। जी। और अभी हमारा ग्वालियर से मुरैना, ग्वालियर से भिंड, ग्वालियर से शिवपुरी हाईवे पर भी काम चल रहा है। जी। साथ में हम लोग ये पूरा झांसी ग्वालियर हाईवे भी कवर कर रहे हैं। जी। अभी झांसी में भी हमारा एक डॉक्टर काम करता है जो पूरा झांसी महानगर से समाचार प्राप्त होता है तो ऑन द स्पॉट वहां पहुंच करके वो उपचार करता है। जी। और झांसी से जो कानपुर हाईवे है लगभग हम लोग 40, 50, 60 किलोमीटर उस दिशा में जाते हैं। शिवपुरी 50, 60 किलोमीटर है, वहां तक भी पहुंचते हैं। ऐसे झांसी के सराउंडिंग हम लोग 100 किलोमीटर का एरिया अभी कवर कर रहे हैं। जी। एक जो हमारा अस्पताल है वो तो हमारा दतिया के पास ही है। बाकी के जगह भी हम लोगों ने भी डॉक्टरों की ही टीम खड़ी की है। जी। और अभी हम लोग बाकी सारे संस्थाओं का सहयोग लेकर के काम करते रहते हैं। जैसे हमारे जैन समाज के जो अन्य युवकों की टीम है उनकी जो कुछ है उनको भी हम इसमें शामिल करके जी। उनके सहयोग से हम इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो इसमें रोजगार भी मिलता होगा? इसमें तो डॉक्टर्स है, उनके सहयोगी है, गौ सेवक है। एक-एक यूनिट में लगभग 5, 6, 7 स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है। जी। लगभग अभी हमारे 6-7 जगह यूनिट चल रहे हैं, 4-5-6 जगह। तो वहाँ मानुषों के लिए भी आवश्यकता जॉब की है, वहाँ ऑफर अच्छा है। जी। लेकिन मुख्य तौर से क्या है कि भारत बहुत अच्छा विकसित हो रहा है और भारत के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो मिला है ना वो राष्ट्रीय राजमार्गों का है। अच्छा। और अभी जो सरकार है हमारी पिछले 10-15 साल से उन्होंने तो काफी विकास किया। और लेकिन इस विकास से का क्या हुआ कि जो 4 लाइन हाईवे बनी है, इस 4 लाइन हाईवे, 6 लाइन हाईवे पर जो आवारा पशु पक्षी है वो आसानी से आकर के रात्रि विश्राम के लिए वहां बैठे रहते हैं। अच्छा। और रात्रि के समय वाहनों का जो लोडिंग होती है उसके कारण कई बार वो गाय दिखती है, गाय नहीं दिखती है और उस पर चढ़ करके उन गायों का जो एक्सीडेंट करके वो चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गायों का उपचार में ही ध्यान दे रहे हैं, साथ में हम लोग इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हाईवे पर बैठने वाली गाय है, लगभग पिछले 3 साल से हमारी ये संस्था काम कर रही है। तो पिछले 3 साल में हमने लगभग 12,000 गायों के गले में हमने बेल्ट भी लगाए हैं, ताकि रात्रि के समय जो वाहन चालक है उसको गाय की पहचान आसानी से हो सके। इसलिए हमारे ग्वालियर शहर के हैं, दतिया शहर के हैं और वह झांसी शहर के हैं, ललितपुर शहर के हैं और छतरपुर जिले में भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं, पांचना में एक जगह वहां भी हमारा एक यूनिट चल रहा है। तो जहां भी हम लोग यूनिट संचालित करते हैं वहां लोगों को प्रेरणा देकर के रेडियम बेल्ट हम लोग गले में डालने का भी काम करते हैं, ताकि ऐसा नहीं कि गाय ही जख्मी हो गई, कई परिवार उजड़ जाते हैं, मानव हानि भी इसमें होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि मनुष्यों का परिवार के परिवार उजड़ जाते वो भी बचे, साथ में हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो महान आत्मा है गौ माता, हम उनकी भी रक्षा करने, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना को समझे और हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं अपने दयावाना फाउंडेशन के द्वारा। अभी हमारे पास 4 यूनिट के काम चल रहे हैं जिसमें अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि झांसी और ग्वालियर के बीच में जो हमारा दतिया जिला है उसके आसपास कहीं जमीन प्राप्त होती है तो वहां भी एक आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल और भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल इसकी योजना हमने बनाई है। साथ में झांसी महानगर में भी झांसी से देखते हैं चारों तरफ हाईवे पर हम लोगों को जहां भी भूमि प्राप्त होती है, निकट समय में 1-2 माह में हम लोग उस अस्पताल का शुरुआत भी करने वाले हैं। तो झांसी महानगर में भी हम एक चाहते हैं एक गौ अस्पताल, पशु पक्षियों का अस्पताल अच्छा हो। और तीसरा प्रयास हम लोग अभी जहाँ मेरा छात्रावास हो रहा है इसी स्थान पर दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर के तत्वावधान में और दयाभावना फाउंडेशन के सहयोग से यहाँ एक हम लोग आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल और निर्यापक आचार्य मुनि सुधासागर पक्षी अस्पताल के नाम से यहाँ एक घोषणा हो चुकी है। और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि दीपावली के आसपास हम लोग इस अस्पताल को पूरा करके ये भी पूरा पशु पक्षियों की सेवा के लिए पूरा हम लोग संचालित करने का हमारा मानस है। तो ये जब आपने विचार किया, विचार से लेके आप जब इस पे कार्य करते हैं तो इसमें कितना समय लगा? इसमें लगभग 2020-21 से हम लोग काम कर रहे हैं। 21 में ही इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और काफी उतार चढ़ाव, अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव, अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। काफी संघर्षों के बाद हम लोग अभी काफी आगे बढ़ गए और हम आगे बहुत अच्छे से बढ़ना चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक 4 लाइन हाईवे पर हम लोग इस प्रकार का प्रति 150 अथवा 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल और भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल के नाम से हम यूनिट खोलना चाहते हैं। क्योंकि भारत में जो दिल्ली से मुख्य रूप से हम लोग राजधानी मानते हैं,
हाँ जी। दिल्ली से मुंबई हाईवे, दिल्ली से हमारा कन्याकुमारी हाईवे, दिल्ली से बड़े कलकत्ता। हाईवे जो हाँ, है तो कनेक्ट हो। सारे राज्यों में, गुजरात राज्य भी जुड़ जाता है, महाराष्ट्र भी उसमें आ जाता है, तमिलनाडु है, आसाम है, अन्य प्रकार के सारे राज्य भी उसमें शामिल हो जाते हैं। और एक अस्पताल ऐसा नहीं है कि हम लोग 4 लेन हाईवे पर अगर हम अस्पताल बना रहे हैं तो सिर्फ 4 लेन हाईवे की ही पशु पक्षियों को लाभ मिलेगा, जी। ऐसा नहीं है। जहां हम अस्पताल का यूनिट खड़ा करेंगे, उसके चारों दिशाओं में 100-150 किलोमीटर का छोटे छोटे ग्रामीण भाग भी जो है, उसमें भी हम अपनी पशु पक्षियों के लिए निःशुल्क उपचार की सेवा हम प्रदान करेंगे, ताकि इन सारे गौवंश को हम लोग पीड़ा से मुक्त कर सकें। जी, तो इसकी तरफ से सरकार से कुछ मदद? अभी तक तो हम सरकार से ऐसे कोई मदद की अपेक्षा नहीं रखते, और किंतु अभी कुछ समय के पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी, जी। उनके पास हमने एक अपना 5-6 कमेटी के लोगों को हमने भेजा था, तो उन्होंने काफी इसमें रुचि ली है, और उसके बाद उनका 2 बार समाचार भी प्राप्त हुआ जी। कि दयावना फाउंडेशन के इस कार्य को उन्होंने काफी सराहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के अध्यक्ष है, माननीय मानवीर सिंह ठाकुर जी। वो दयावना फाउंडेशन से बहुत अच्छे से जुड़े हैं, और उनका काफी हमारे प्रति भी रुचि और लगाव भी है, जी। तो आते हैं दर्शन करने के लिए आते हैं। जी। तो उन्होंने ही एक दिन ऐसा कहा कि गुरुदेव आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप हमें भी कुछ आदेश दीजिएगा। जी। तो हमें भी अवसर मिला कि हम उनको कुछ कह सके, तो हमने उनको बोला कि हमें पहले तो झांसी और कानपुर अथवा झांसी और लखनऊ के बीच में हमें एक अच्छी सी जमीन दीजिएगा, ताकि हम वहां भी एक अस्पताल खोल करके उत्तर प्रदेश सरकार के सामने एक अच्छा मॉडल हम दिखा सके, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे हम तो स्वयं सक्षम है ही, हम इस कार्य को पूरा करेंगे, लेकिन सरकार अगर इसमें इच्छुक होती है तो ये कार्य हमारा जल्दी पूर्ण हो। जी। और यही हमारी भावना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो हमारे माननीय योगी जी है, जी। वो दयावना फाउंडेशन की इस योजना को समझे कि इसकी आवश्यकता कितनी है, क्योंकि पढ़ाई करके देखा जाता है कि मनुष्यों ने बहुत विकास किया, और मनुष्यों के उपचार के लिए सरकार से लेकर के प्राइवेट क्लिनिक एक शहर में 10-10, 20-20, 500, 100 10 है। अपने झांसी शहर में लगभग 500-700 अस्पताल होंगे मनुष्यों के लिए। लेकिन आप देख लीजिएगा, कहीं भी जो हमारे आवारा पशु पक्षी है, उनके उपचार में कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है उसका मर्यादा है उनकी। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत हो रहा है कहीं, लेकिन मैं उनकी मर्यादा को भी जानता हूँ। जैसे 10 से लेकर के 5 बजे तक डॉक्टर का आना, फिर उसके बाद जैसे हम लोग मान लीजिए हाईवे से गाय उठाते हैं, और हाईवे से अगर रात के 2 बजे गाय उठाना है, तो सरकारी सिस्टम वहां उपलब्ध नहीं होता है, 24 घंटे नहीं होता, 24 घंटे वो अपनी सेवा को दे नहीं सकते, तो उनकी अपनी मजबूरी है। लेकिन दयावना फाउंडेशन 24 घंटे गौ के उपचार के लिए तत्पर रहता है। जहां भी हमारा अभी 5-6 जगह यूनिट चल रहा है, वहां पूरा का पूरा हम 24 घंटे सेवा देते हैं। रात्रि के 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे, 3 बजे हो, जैसी सूचना मिलती है हम लोग वहां तुरंत पहुंच करके उस गौ माता को सुरक्षित करने का हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। ये बहुत अच्छा आपने एक प्रथम एक कह लें कि शुरुआत करी है, शायद इसको देख के और लोग भी इस चीज में जुड़ना चाहें, और इसके माध्यम से आप रोजगार तो दे ही रहे हैं। एक सवाल मन में था कि आज भी जैसे आपने कहा कि मनुष्यों के लिए बहुत सारे अस्पताल हैं, पर तब भी आज भी 25% मनुष्यों के लिए अस्पताल नहीं है या उनका उपचार नहीं हो पाता है। तो मनुष्यों पे से फोकस हटा के हमने पशु पक्षी और गायों के लिए। आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। आपने ये कहा कि आज भी 25% मनुष्यों के पास ना अन्न पहुंच रहा है, ना औषधि पहुंच रही है। जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 100% पशुओं के पास 1% औषधि नहीं पहुंच रही है। लगभग मान लीजिए जैसे मध्य प्रदेश सरकार के पास जो सरकारी आंकड़ा है आवारा पशुओं का, वो लगभग 15 लाख के समथिंग है। जी। और यहाँ जो गौशालाओं की संख्या है मध्य प्रदेश में, ज्यादा से ज्यादा 1500-2000 गौशाला। जी। अगर हम प्रत्येक गौशाला में 100, 150, 200 गाय का भी एवरेज पकड़ लिए, तो भी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख गाय होगी गौशाला के अंदर। फिर भी 10-12 लाख गौवंश है, अन्य पशु पक्षी है, वो हमारा आवारा ही भ्रमण कर रहा है। तो उन 12 लाख गौ पशुओं को औषधि की आवश्यकता है, ये किसी के नजर में नहीं है। औषधि या भोजन की भी आवश्यकता हम लोग सब देंगे। हमारे पास जो भी गौवंश आएगा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, हम उसको वापस दोबारा कभी रोड पे नहीं छोड़ते। जहां भी हमारा अस्पताल संचालित होता है, वहां आसपास की सरकारी गौशाला में, अथवा हम भी आगे जाके हम प्रयास करेंगे कि हम वहां गौशालाओं का भारत रूप में संचालन करें, और इन विकलांग गायों को हम लोग वहां शिफ्ट करें। क्योंकि क्या है कि लगभग ना के बराबर व्यवस्था है। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत में पशुओं के उपचार के लिए कोई व्यवस्था है। अगर आप भारत के किसी भी पुरुष को पकड़ लीजिए,
किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके उसको पूछ लीजिएगा कि रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अगर किसी पशु का एक्सीडेंट होता है, घायल होता है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था है क्या? तो उसके मुख से ना ही निकलेगा। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी। लगभग हम सभी लोग 4 लाइन से और जानते नेशनल भी हैं ये हाँ, चीज़। नेशनल हाईवे से सब लोग हम लोग भ्रमण जी। करते हैं, गाड़ी से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं। सभी लोग देखते हैं कि यहाँ गाय का एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ किसी पशु का एक्सीडेंट हुआ है, घायल हुआ है, जख्मी है, पेट फटा हुआ होता है, पैर कुचले हुए होते हैं, मुख भी विक्षिप्त होता है। तो सब लाचार है, सब दीनहीन है, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं कि अब इसका किया क्या जाए। किया क्या जाए? ये व्यवस्था है। आसपास के जो गौ सेवक है हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, वो उनके पास भी एक लिमिटेड संसाधन है। उनके पास भी ऐसे संसाधन नहीं कि किसी गाय को उठा के ले जाए, उठा करके उनको महीनों तक वहाँ ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जी। क्योंकि एक बार गाय इंजरी हो जाती है, एक तो उसका वजन होता है 700-800 किलो, तो उसको पूरा मनुष्यों की तरह उठाना, उसका ट्रीटमेंट करना, क्योंकि एक-एक गाय का जब एक्सीडेंट होता है तो 100 टाँके, 200 टाँके, 300 टाँके, 400 टाँके तक पड़ जाते हैं। नॉर्मल होता है। नॉर्मल स्थिति में रहती है, यही ट्रीटमेंट का उनकी आवश्यकता है। कई बार उनका पैर कुचला जाता है तो उसको प्लास्टर लगाने की आवश्यकता होती है और उनको केयरिंग में ज्यादा समय लगता है। तो उसकी केयरिंग में जितना समय देना चाहिए उतना किसी संगठन के पास मुझे नहीं लगता कि कोई व्यवस्था है। और भारत में अभी जितनी गौवंश के उपचार की व्यवस्था की जा रही है, लगभग ना के बराबर है। मुश्किल से भारत में अगर हम बहुत अच्छी स्थिति में अगर कोई गौ अस्पताल ढूंढे तो 10-15 की संख्या में कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगी। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। जहां मनुष्यों से भी अधिक मात्रा में पशु पक्षी विचरण करते हैं और हर प्रकार का पशु पक्षी, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ गौवंश की बात कर रहे हैं। जी। और ये सारे पशुओं के लिए कोई उपचार, कोई जख्म होने के बाद कई बार हम देखते हैं ये जो श्वान होते हैं ये भी गलियों में अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होकर के भ्रमण करते हैं, घायल हो जाते हैं, उनको भी कोई डंडा मारता है। हाँ, इन गौ वंश पर भी कई बार तेल फेंका जाता है, गर्म पानी डाला जाता है। कि चली जाए वहां से, हाँ, दूर हट तो जाए। डंडे मारे जाते हैं, कुछ आज्ञा नहीं होती तरह। ऐसी स्थिति में फिर हम लोग उसको समझ करके इस क्षेत्र में हम आगे बढ़े कि नहीं, हमें मानव सेवा की ठीक है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे दे कि 25% जो आपने कहा मानव आज भी औषधि से दूर है। तो मैं पार्षद भगवान से और हमारे जो गुरुवर है आचार्य विद्यासागर महाराज और हमारे परम पूज्य हमारे नवीन आचार्य समय सागर महाराज जी और हमारे धर्म के निर्यापक श्रवण मुनि पोंगो सुधा सागर महाराज, जिनका नाम पूरा भारत जानता है, जी। और हमारे श्रेष्ठ साधक है मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज। मेरा हमेशा इनके प्रति बहुत सम्मान का भाव और विनम्र भाव रहता है। ये मेरे गुरु है और इनके निर्देशन में ही मैं इस कार्य को आगे बढ़ाता रहता हूँ। उनका बहुत आशीर्वाद मिलता रहता है, मुझे प्रेरणा भी मिलती है, संबल भी मिलता है और मैं इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि भारत में लगभग लगभग हजारों लाखों की संख्या में गौशालाएं तो बन गई, जी। लेकिन किसी का ध्यान पशुओं के उपचार की तरफ नहीं गया। जी। अब मान लीजिए जैसे 3 साल से अगर हम काम कर रहे हैं तो 3 साल में 500 किलोमीटर के अंतराल में हमने अगर कार्य किया है 500-600 किलोमीटर के, तो 5000 पशुओं के पूरा डिजिटल डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा। हम 5000 पशुओं को उपचार कर चुके हैं। तब हमें ऐसा लगा कि जब हम 500 किलोमीटर पर इतने गायों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमें और आगे बढ़ना चाहिए। जब हम 1000, 2000, 5000 किलोमीटर देखेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें और भी गाय मिलेंगी। बिल्कुल, हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि भारत की जितनी 4 लाइन हाईवे है, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल की दूरी हम 150 से 200 किलोमीटर रखेंगे और दोनों अस्पताल के बीच का एरिया हम कवर करेंगे और आसपास का क्षेत्र का भी हम लोग एरिया कवर करेंगे। और आसपास के क्षेत्र के लोगों को ही वहां पे काम देंगे या हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं दी है समाज के कल्याण के लिए। उसमें महत्वपूर्ण एक योजना है हथकरघा योजना। जी। भविष्य में हम लोगों का ऐसा भी मानस है, ये जो हथकरघा का यूनिट है, इसमें लगभग एक-एक छोटे, जैसे हमारा अस्पताल के यूनिट खड़े करते चले जाएंगे, तो उन प्रत्येक यूनिट में हम एक छोटा सा भवन निर्माण करके वहां आसपास जो महिला वर्ग है अथवा पुरुष वर्ग है, बच्चे हैं, इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हथकरघा का एक प्लांट भी आता है। एक योजना चल रही है ऑलरेडी, लगभग 100-200 जगह भी है हमारा हथकरघा का यूनिट चलता है, जिसमें लगभग 10,000 लोगों का भी नौकरी मिल चुकी है। और प्राय करके हमारे गुरुदेव ने जो प्रयास किए, जेलों में जो कैदी लोग होते हैं उनके लिए हथकरघा की योजना उन्होंने भूमिका निभाई है। लेकिन हमारा विचार है कि वो मनुष्यों के लिए भी रोजगार के रूप में हम अस्पताल तो चलाएंगे ही, साथ में वहाँ लोकल के लोगों को रोजगार भी मिले, इसलिए हथकरघा का अन्य भी जो सभी जन कल्याणकारी योजना है, मनुष्यों के लिए अस्पताल बनाना है, तो उसी जमीन पर हम लोग मनुष्यों के लिए अस्पताल, शिक्षा है, जो भी वहाँ का लोकल का नीड होगी उसकी भी पूर्ति करने के लिए हम प्रयास करें। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल मन में था कि जैसे आपने बताया कि ऑन स्पॉट आपने एक गाड़ी तैयार कराई है जो ऑन स्पॉट
जाके कुछ ट्रीटमेंट दे सके, उपचार हम कर सके गायों का। तो उस उपचार के बाद की मतलब फिर जब तक गाय वहाँ थोड़ी स्टेबल हो जाती है या ठीक कंडीशन में आ जाती है, तो उनको फिर हम अपने गौशाला लेके आते हैं। बिल्कुल। अभी क्या है कि हमारा जो कार्य पद्धति है, हमने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि जैसे ही हमारे पास समाचार आता है दयावाना फाउंडेशन के पास, तो जो गौ उपचारक है हमारे वो पहले बाइक से वहाँ पहुँचते हैं जी, और पहले गाय की अथवा पशु की स्थिति देखते हैं कि माइनर इंजुरी है कि मेजर इंजुरी है। जी, अगर माइनर इंजुरी है तो उसका वही उपचार किया जाता है और पुनः-पुनः वहाँ विजिट दिया जाता है। 1 विजिट, 2 विजिट, 3 विजिट की जब तक वो ज़ख्म उसका ठीक नहीं होता। हुँ, और अगर मेजर इंजुरी है और ज़्यादा घायल गाय है, तो फिर वहाँ से वापस आकर के एक बड़ी एम्बुलेंस, हमारे पास हाइड्रोलिक एम्बुलेंस व्यवस्था भी है। जी, तो हाइड्रोलिक एम्बुलेंस हम बाहर लेके जाते हैं और गौवंश को, अन्य पशुओं का वहाँ से उसको दफन करके अपने गौ उपचार केंद्र में लेके आते हैं और वहाँ पूर्ण स्वस्थ होने पर्यंत हुँ, उसका पूरा हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जी। ट्रीटमेंट होने के बाद फिर हम लोग उसको गौशाला में शिफ्ट करते तो इसमें समय कितना लग जाता है अगर हम जैसे किसी गाय को आपने जो हाइड्रोलिक व्हीकल बोला है हैं। लेके आने में और लगभग 10-15 दिन से ज़्यादा समय लगता है जी, क्योंकि पढ़ाई करके हमारे पास जो 70-80% केस आते हैं दयावाना फाउंडेशन में, वो ट्रक, डंपर, बस, बड़े-बड़े वाहनों से कुचले हुए होते हैं। हुँ, तो वहाँ या तो पैर पूरे खत्म हो चुके होते हैं, पेट फटा हुआ होता है, मुख भी विक्षिप्त हो जाता है। तो लगभग महीनों का समय लगता है एक गाय को पूरा रिकवर होने में और चाहे उसको कितना भी हमारा व्यय हो, औषधि कितनी भी लगे, हमारे जो सृष्टि ट्रस्टी लोग बने हैं, वो बहुत अच्छे से इसमें योगदान दे करके अपना उपचार में सहयोग करते हैं। तो फिर वो गाय हमारी गौशाला में ही हाँ, रहती है। गौशाला में हम लोग उसको जीवन पर्यंत सुरक्षित कर लेते हैं क्योंकि क्या होता है उसका पैर कट गया है, 1 पैर कट गया, 2 पैर कट गया है, उसको चलना नहीं बन रहा है अथवा उसका पेट फटा हुआ है पूरा, कान टूटे हैं, मुख विक्षिप्त हुआ है, तो वो बाहर जाकर के अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता वो। जी, तो उसको हम दोबारा रोड पे नहीं छोड़ते हैं। फिर जी। हम उसको शिफ्ट करके एक जगह उसका संरक्षण करते अगर जैसे आपने बताया इनके 4 अस्पताल और करना चाहते हैं, 4 के बाद आप बड़े हाईवेज़ पे लेके जाना चाहते हैं, तो इसके आगे का कुछ आपने मतलब अभी तक जैसे एक होती है दूरदृष्टि हैं। हमारी बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें क्या है कि लक्ष्य यही बनाया है जैसे अभी हमारा लखनऊ सेंटर ले लिया है जी, और हमें एक भोपाल सेंटर भी हमने बनाया है। तो भोपाल से लेकर के हम लोग इधर पूरा ग्वालियर पर्यंत जो 4 लेन हाईवे है, भोपाल से लेकर के हमारा नागपुर हाईवे है, भोपाल से लेकर के हमारा सतना, बघेलखंड की तरफ एक हाईवे निकलता है। तो ऐसे प्रत्येक राज्य के जो राजधानी है, उस राजधानी से चारों दिशाओं में उस राज्य के हम लोग पूरे 4 लेन हाईवे को कवर करने का हमारा ऐसा एक प्लान बनाया है। और अभी मुख्य रूप से हमारा उत्तर प्रदेश में ज़्यादा फोकस है। जी, गोरखपुर से हमारा दिल्ली पर्यंत है, गोरखपुर से हमारा लखनऊ से लेकर के नोएडा पर्यंत है और लखनऊ से लेकर के गोरखपुर पर्यंत है और लखनऊ से लेकर के हमारा वाराणसी, लखनऊ से लेकर के इलाहाबाद। ऐसे अच्छा, हमें 4 डायरेक्शन में 4 लेन हाईवे पर लगभग 15-16 अस्पतालों को हमने चिह्नित किया है जी, कि आने वाले समय में हम इन 16 जगह पर इन अस्पतालों को हम लोग आगे बढ़ाएँगे। जी। इसके लिए हम एक ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कहीं जगह-जगह पे हम कुछ अपने बैनर या कुछ हमारे कार्ड्स लग जाएँ, जिससे कि अगर कोई निकलता हुआ एक ट्रैवलर देखे, मान लीजिए कोई एक मनुष्य निकल रहा है कार से और अगर अगर उन्हें एक कोई गाय दिखती है कि जो एक्सीडेंट हो चुका है जिसका, तो क्या वो उस नंबर पे अपनी दया भावना फाउंडेशन पे कॉल करके बता सकते हैं? बिल्कुल, ऐसा ही व्यवस्था की हमने। अभी तक जो हमारा काम चल रहा है इसी प्रकार जैसे झांसी शहर में अभी हम लोग काम करते हैं, तो जी, छोटे-छोटे पोस्टर जो कागज के होते हैं वो दीवारों पर चिपका करके जी, हम जनता के जो आने-जाने का मुख्य मार्ग है, वहाँ जी, पर हम लोग उसको लोकेशन पे टैग करके जी, उसमें पर्चा चिपका करके हम लोग करते हैं और हाईवे पर जो ढाबा है, जो गाँव है, जो मकान है, उनको ज़्यादा हम फोकस सूचित करते हैं। करते हाँ, हैं। ताकि उनको ज़्यादा खबर लगती है कि कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ नहीं हुआ हुँ, है, तो उनको हम ज़्यादा फोकस करते हैं। बड़े-बड़े बोर्ड तो हम लगा ही चुके हैं हाईवे पर, हुँ। दयावाना फाउंडेशन के लिए संपर्क करें जो भी इस प्रकार का घायल पशु-पक्षी हो। तो जैसे महाराज जी हमारे पशु-पक्षियों का उपचार होता है, गायों का उपचार होता है, तो इसमें लागत भी लगती होगी, हाँ, खर्चे होते होंगे। तो अभी तक कंटिन्यू चलाने के लिए इसकी भरपाई कैसे होती है? अभी हम लोगों का जो प्रयास रहता है, समाज के जो श्रेष्ठी वर्ग है और जो दयालु हैं, जिनको गौ-वंश की रक्षा करने में रुचि है, ऐसे जो महानुभाव श्रेष्ठी लोग हैं, अभी हमने एक सदस्यता राशि भी कुछ निश्चित की थी। जी, शिरोमणि संरक्षक है, परम संरक्षक है। इस प्रकार के हम लोग कुछ व्यवस्थाएँ देते हैं और उसमें लोग अपनी एक निश्चित राशि को घोषणा भी हम करवाते हैं जी, और उस निश्चित राशि को हम लोग समय-समय के साथ उनसे लेते हैं।
एक साथ राशि न लेकर के हम लोग समय के साथ एक 50-100 लोगों को हमने एक साथ व्यवस्था की कि आपको प्रति माह की इस प्रकार की व्यवस्था से अच्छा लगभग हमारा जो अस्पताल का यूनिट है, एक अस्पताल का यूनिट है हमारा, तो ये जो पूरा अस्पताल है इसमें हम लोगों ने 1.5 करोड़ की राशि रखी है एक अस्पताल के यूनिट के लिए। एक अस्पताल, हाँ, एक अस्पताल जिसमें हम लोग प्रत्येक हाईवे पर लगभग 30-35 लाख 40 लाख के समथिंग जमीन की राशि भी उसमें है और लगभग 60-65 अथवा 70 लाख के लगभग 60 और 70 लाख के लगभग हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन है, पूरा परफेक्ट अस्पताल जो होना चाहिए। और बाकी की जो राशि है हम उस यूनिट के फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं जी, और उस राशि के ब्याज से अथवा उस राशि में और लोकल के लोगों का सहयोग लेकर के हम लोगों का प्रति माह का जो भी 50,000 से लेकर के 1 लाख तक तो हमारा जो मेंटेनेंस आता है तो हम लोग उसको कवर करते हैं। तो अभी हमारे जो 4-5 यूनिट हम लोग चला रहे हैं तो इसी बेस पर हम लोग चला रहे हैं कि उस यूनिट को हम सेल्फ बनाते हैं, मतलब पुनः पुनः हमें उस यूनिट के लिए डोनेशन, पुनः पुनः उस यूनिट के लिए हमें खर्चा बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी में तो हाँ, तो अभी हमने जो ये प्रोजेक्ट जो बनाया है, इस प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा हम लोगों ने विवरण डिटेल से दिया है जी, कि किस प्रकार हम लोग इन अस्पतालों में संसाधन लगाएंगे। जैसे ये हमारा पूरा एक भवन तो हमारा प्रवेश द्वार रहेगा, जी, उसके बाद हमारा जो अस्पताल में एक मुख्य अस्पताल भवन है जी, वो हम प्रत्येक यूनिट में अलग अलग साइज का रखेंगे जी, और उसके बाद हमारा भूसागर है भूसे के लिए, इस तरह ऑपरेशन कक्ष भी हम एक अलग से बनाएंगे उसमें ताकि जी, जो मेजर इंजरी वाली वो है ज्यादा हम दिन उसमें हो दे रहे। सकें। जी, और एक कक्षा हम अलग से बनाएंगे जिसमें गायों के उपचार के लिए जो उपकरण उपयोग में आते हैं हम उस उपकरणों को वहां सुरक्षित रखेंगे। इस अस्पताल में सबसे मुख्य भूमिका निभाती है हमारी हाइड्रोलिक एम्बुलेंस। अच्छा, इस हाइड्रोलिक एम्बुलेंस की लागत लगभग 13-14 लाख रुपए होगी एक एक एम्बुलेंस की 14 लाख की लगभग है। तो ऐसे प्रत्येक यूनिट में हम एक बड़ी एम्बुलेंस रखेंगे और बाद में हमारा जो यूनिट है इसमें रसोई घर भी है गायों के लिए, जैसे बीमार गाय है उनको खिचड़ी बनाना, दलिया बनाना है, सब्जी लेके देना है और बाकी गौ के लिए विश्राम कक्ष भी हम बनाए हैं, लगभग वो भी बड़े रूप में होगा जिसमें 100-150 गाय हमारी आ सके। गायों के लिए प्याऊ की व्यवस्था इसमें है, जी, स्टाफ के लिए स्टाफ रूम की व्यवस्था है, भूसा बनाने वाली मशीन भी है, ट्रैक्टर की भी व्यवस्था है और एक मेडिकल स्टोर भी हम लोगों ने इसमें यूनिट में फिक्स किया है कि यहाँ हमारे औषधियाँ सुरक्षित रखें ताकि ठंडी गर्मी बरसात में उसमें किसी प्रकार के ट्रैक्टर है, वाहन है और बाकी के सारे जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिए वो सब इसमें हमने निश्चित किया है कि हमें किस प्रकार के एक एक यूनिट में हमें क्या क्या संसाधन चाहिए उसका पूरा विवरण हमने इस बायोलॉजी में दिया है और उसी के तहत हम लोग चाहते हैं कि 1.5 करोड़ राशि से हम लोग अस्पताल भी जमीन भी ले सकते हैं, अस्पताल भी खड़ा कर सकते हैं और बाकी बची जो राशि है हम उसके द्वारा लगभग 50-100 साल तक हम उस अस्पताल का संचालन कर सकते हैं। प्रत्येक यूनिट हम जहाँ बनाएंगे वहाँ लोकल की बॉडी भी हम लोग बनाएंगे, एक समिति बनाएंगे वहाँ की और उस समिति को भी हम जिम्मेदारी देंगे कि आप इसका कुशल संचालन कीजिएगा और जैसे भी बने वैसा हम चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक पशु के लिए अधिकार है उस पशु का कि उसको अगर जख्म हुआ है हमारे भारत देश में तो उसका उपचार होना जरूरी है, ये हमारा कहना है। क्योंकि हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज जी के मंगल प्रेरणा से भारतवर्ष में लगभग हजारों की संख्या में गौशालाओं का संचालन चल रहा है और उसका पूरा कमांड जो करता है हमारे आचार्य के आशीर्वाद से एक संगठना बनी है दयोदय महासंघ और ये दयोदय महासंघ हजारों गौशालाओं का पूरा नेतृत्व करता है। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि गौशालाएं हो गई लेकिन अब इन पूर्ण रूप से, जैसे मैंने आपको कहा ना कि गौशाला में एक निश्चित गाय ही है, हाँ, उन गायों से भी 100 गुना ज्यादा गाय आवारा आवारा पशु पक्षी है, उन तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है ना उनके लिए कोई सोच पा रहा था। तो इसलिए हमारे मन में ऐसा विचार आया कि हम पशु पक्षियों के उपचार के अंदर को हम लोग आगे बढ़ाए और भारत के प्रत्येक पशु के पास मैं चाहता हूँ कि अगले 10 साल में हम 108 आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल और भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल ऐसा यूनिट पूरे भारत में 108 अस्पतालों की श्रृंखला भारत की प्रत्येक 4 लाइन 6 लाइन और महानगर जितने भी महानगर है उस महानगर में भी हम एक ऐसे यूनिट चालू करें और हमारी भारत के प्रत्येक महानगर के सारे जितने भी हमारे सनातन धर्मी है, जैन धर्मावलंबी है, जो भी अहिंसा प्रेमी है, उन सारे लोगों को मेरा एक आह्वान है कि वह दया भावना फाउंडेशन से जरूर जुड़े और अपने अपने नगर के आसपास किसी भी जगह एक पशुओं के लिए बहुत अच्छा सर्व सुविधा युक्त सर्व उपकरणों से युक्त किसी भी पशु के उपचार में हमें देरी न लगे, इसलिए अस्पताल के लिए हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए आह्वान करते हैं कि वह आकर के दया भावना फाउंडेशन से जुड़े और प्रत्येक महानगर, प्रत्येक छोटा शहर, प्रत्येक 4 लाइन के किनारे मैं
गौ अस्पताल, आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल और भगवान श्री राम अस्पताल की पक्षी अस्पताल के लिए मैं बहुत भावुक हूँ और मैं उसके लिए बहुत मेहनत भी करना चाहता हूँ। और इसमें मुझे ट्राई करके मनुष्यों का बहुत, जनता का बहुत सहयोग चाहिए इसमें। जी। और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति अस्पताल का जिम्मेदारी ले, बहुत सारे लोग मिलकर के छोटे-छोटे कंट्रीब्यूशन करके भी जब हम लोग सहयोग होता है जन तभी। सहयोग से ये कार्य संपन्न होता है। क्योंकि किसी भी कार्य के लिए हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि किसी एक कार्य के लिए एक व्यक्ति का सहयोग लेने से बेहतर है कि आप 1000, 2000, 3000 लोगों को सहयोग के रूप में लीजिएगा, ताकि जी। सबकी मानव भावना, सबको लगे कि हाँ, मैंने इस भूमि पर, भारत भूमि पे जन्म लेकर के मैंने कुछ भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन किया है। और हम चाहते हैं कि मैं भगवान श्री राम की भूमि में जन्म लिया है मैंने, और उनसे जो मैंने शिक्षा पाई है रक्षा करने की, मैं उस रक्षा करना और अहिंसा परमो धर्म, जो हमारे जैन धर्म का वेदवाक्य है, उस अहिंसा धर्म की ध्वजा को मैं पूरे विश्व में लहराना चाहता हूँ कि भारत भूमि पर कोई भी पशु, कोई भी पक्षी बिना उपचार के उसका जीवन व्यतीत नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा पूरा भाव है। और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से यह समाचार पूरे भारतवर्ष में फैले। आपका भी बहुत अच्छे सामाजिक संस्थाओं में आपका सहयोग मिलता है, और अन्य भी सेवा संस्थाएं जो झांसी में, उनके प्रति भी आपकी हमेशा सद्भावना रहती है। और मैं चाहूंगा कि आप जहां भी आगे से कार्य करें, दया मोहन फाउंडेशन को आप भी प्रमोशन करते रहे। बिल्कुल। हम चाहते हैं, क्योंकि आप, जैसे मैं आपको भी प्रश्न पूछूं कि क्या आपने कहीं भी अगर गाय देख ली घायल, तो क्या आपको लगता है कि आप उस घायल गाय को कहीं पहुंचाने की स्थिति में कोई व्यवस्था है? भारत का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हाँ, ये गाय अभी यहाँ जख्मी है तो इसको उठा करके हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। हम देख के जरूर निकलते हैं। हाँ, थोड़ा दुख भी होता है, करुणा भी आती है, लेकिन हमारी मजबूरी है। और मैं चाहता हूँ कि वो मजबूरी मैं दूर करूँ, और भारत के प्रत्येक, दिल्ली से लेकर के मुंबई, दिल्ली से कन्याकुमारी, दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से जिस दिशा में भी 4 लाइन हाईवे है, और प्रत्येक राज्य के जो मुख्य हाईवे है, उस हाईवे पर हम लोग चाहते हैं कि आचार्य विद्यासागर महाराज जो हमारे गुरुदेव थे, उनके नाम से इस अस्पताल को मैं, क्योंकि मेरे गुरुदेव इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली, सबसे महान चरित्रवान गुरु थे, और उनकी महानता को प्रकट करना ही उसके शिष्य का कर्तव्य होता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे गुरुदेव ने जो मुझे अहिंसा का संकल्प दिया है, मैं उस अहिंसा के व्रत को पूरे भारत के जनमानस तक पहुंचाऊं, और पूरा भारत इसको समझे कि आज पशुओं के उपचार में कोई भी व्यवस्था कहीं नहीं है, और दयावना फाउंडेशन इसके लिए बहुत तत्पर है, और दयावना फाउंडेशन के पास इसकी पूरी योजनाएं हैं, इसका पूरा प्लान है। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस यूनिट के साथ जुड़ करके अपने अपने महानगरों में, अपने अपने क्षेत्रों में एक गौ अस्पताल के लिए जरूर मन बनाए। और आपके माध्यम से, चाहे ट्रस्टी के जो भी वेबसाइट वगैरह ट्रस्ट की है, वहाँ संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके वो अपने विचार प्रकट करे कि हाँ, हमारे नगर के आसपास में हम एक गौ अस्पताल बनाना चाहते हैं, तो हम लोग उस वहां पहुंच करके यथाशक्ति सर्व हमारा जो भी सहयोग मिलेगा हम पूरा दे करके वहाँ गौ अस्पताल जरूर चालू करेंगे। बिल्कुल, मैं भी आशा करती हूँ कि जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, और मैं भी अपने ज़रिए हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर कहूँगी अपने दर्शकों को कि दया फाउंडेशन को देखें एक बार ज़रूर। अगर एक गाय को भी आप बचाते हैं, तो आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें हम लोग सदस्य बनाने का भी मुहिम चालू करेंगे जी। इस दीपावली के आसपास, क्योंकि अभी हमारे जो भारत के सबसे महान संत है, हमारे निरापद श्रमण मुनि सुधा सागर महाराज जी, उन्होंने बहुत सारा मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है इस बार कि अविचल सागर जी का द्वारा जो कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, और मुझे उनके उस आशीर्वाद से बहुत ताकत मिली। और हमारे अभी वर्तमान के आचार्य परमेश जी, हमारे आचार्य के बाद जो आचार्य पद मिला, आचार्य समय सागर महाराज जी, उनका भी मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है, और प्रमाण सागर महाराज जी का भी मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और मैं 3 संतों के आशीर्वाद से, भारत के प्रत्येक साधु का भी मुझे सहयोग चाहिए, हमारे सनातन परंपरा के सारे साधुओं का भी मुझे सहयोग चाहिए, हमारे दिगंबर परंपरा का जैन समाज के भी सारे साधु संतों का मुझे सहयोग चाहिए। मैं सबके सहयोग से इस अहिंसा के महा कुंभ को, मैं इसको बहुत बड़ा शुभ संकल्प मानता हूँ, और इस शुभ संकल्प को मैं पूरा कर सकूं, ऐसा मैं कृष्णा भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। मेरे गुरुदेव का मुझे आशीर्वाद है ही, क्योंकि जब मैंने इस ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन किया था, तो सबसे पहला आशीर्वाद मैंने अपने गुरुदेव से ही लिया था। और गुरुदेव को पास जब हमारी टीम गई थी दयावाना फाउंडेशन के बारे में जानकारी देने के लिए, तो गुरुदेव भी मेरे बहुत प्रसन्न हो गए थे कि पहली बार हम सुन रहे हैं कि कोई गौचार भी काम कर रहा है। अभी तक हम लोग गौशाला ही कर रहे थे। तो उन्होंने फिर उसके लिए बहुत सारा आशीर्वाद दिया दोनों हाथों से।
और ये हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ समय के बाद गुरुदेव की समाधि हो गई। अगर आज वो होते तो इस कार्य को हम बहुत अच्छा महद रूप में और कर लेते, लेकिन उनके पीछे ही सही मैं इस कार्य को अगर अपने हाथ में ले चुका हूँ। तो मैं दया भावना फाउंडेशन के माध्यम से पूरे भारत में आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल, मेरे भारत के आराध्य देवता भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल की एक बहुत योजना वृहत श्रृंखला खड़ी करना चाहता हूँ। दया भावना फाउंडेशन के अंतर्गत गायों का उपचार, पशु पक्षियों के उपचार के अलावा भी हमारे पास क्या-क्या सेवाएं उपलब्ध हैं? अभी हम लोग पशु पक्षियों के उपचार में तो प्राथमिकता तो हमारी सब पशु पक्षियों की सेवा ही है। जी। साथ में हम लोग क्या है, जैसे मैंने झांसी में अभी गौ सेवा का काम चालू किया, तो रास्ते में मुझे कई बार ऐसा लगा कि कुछ अनुभव मिले कि जो मनोरोगी है, जी। जो मनोविक्षिप्त है, अर्धविक्षिप्त है, जो शहरों में घूम रहे हैं और प्राय करके महिला, लेडीज लोग, तो मेरा ऐसा विचार बना कि झांसी शहर में लगभग 10-20-30 ऐसे महिला वर्ग मिले जिनके मनोरोगी है, जो कहीं भी बैठे हैं, कपड़े नहीं है, भोजन ठीक से नहीं मिल रहा है, कि व्यवस्था कुछ है ही नहीं, रेलवे की पटरी पर बैठे हैं। तो मेरा ऐसा विचार बनने के बाद वहाँ मेरे कमेटी से बात करने के बाद फिर हमने तय किया है कि ऐसे जो मनोरोगी महिलाएं हैं, अब हम उनके लिए जो हमारा दया भावना फाउंडेशन का गौ अस्पताल बनेगा झांसी में, उसमें हम लोग एक लगभग 100-150 लोगों को लिए जो मनोरोगी है, मनोविक्षिप्त है, जिसमें प्रायोरिटी में हम लोग ले रहे हैं लेडीज को। हाँ, लेडीज, क्योंकि पुरुष थोड़ा बहुत कहीं ना अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, हम उनको भी रखेंगे, ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई हमारा नजरअंदाज है। प्रायोरिटी हम लोग महिलाओं के लिए ले रहे हैं ताकि उनका शोषण ना हो सके, उनका भोजन और औषधि उन तक सही समय पर पहुंच जाए, उनकी रक्षा हो जाए। ये हम लोग मानव सेवा के रूप में भी यूनिट हम लोग चालू कर रहे हैं। दूसरा कार्य हम लोग दया भावना फाउंडेशन से चालू कर रहे हैं, जैसे ग्वालियर में मेडिकल सरकारी अस्पताल है, तो वहाँ अटेंडर और उनके साथ में जो लोग आते हैं वो काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि आसपास छोटे छोटे गाँव से वो लोग रात में आते हैं, दिन में आते हैं, तो उनके पास कोई ऐसी भोजन की व्यवस्था होती नहीं है। तो ग्वालियर में मुरार में सरकारी अस्पताल में और झांसी में जो मेडिकल कॉलेज है अपना, उस मेडिकल के गेट नंबर 2 पे एक धर्मशाला है, अपने सांसद जी अनुराग शर्मा जी, उनके उस धर्मशाला में अभी हम लोग लगभग डेली के 1000-1500 लोगों की रोज खिचड़ी बनती है और हम लोग वहाँ सरकारी अस्पताल में उसका वितरण रोज करते हैं। तो ऐसे खिचड़ी वितरण का कार्य भी चल रहा है और हमारा मनोरोगी मनोसेवा भी चल रहा है। और तीसरा हम लोग गरीबों के लिए जो महिला वर्ग है, जैसे दैनिक समाज से जुड़ी जो महिला वर्ग है, उनकी भी एक यूनिट बना करके हमने उनको वस्त्र वितरण का भी कुछ काम सौंपा है। तो ऐसे हम लोग खिचड़ी वितरण है, मानव सेवा का है और वस्त्र वितरण है, अन्य भी ऐसी सेवा हम लोग करना चाहते हैं। मतलब जो मेरा बीच में सवाल था 25% जो बच रहे हैं, हाँ, उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ आगे कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन प्रायोरिटी हम रखेंगे सबसे पहले हम गौ अस्पताल, भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल प्रायोरिटी में हमारा रहेगा। जो हमारे अस्पताल की भूमि रहेगी उसमें हम लोग एक विचार भी बना रहे हैं, जैसे हमारे जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनके पास बाहर जाकर के कोचिंग करने की व्यवस्था नहीं होती, जिनको यूपीएससी एमपीएससी के एग्जाम देने होते हैं, लेकिन इतना क्षमता नहीं कि बाहर जाकर के पर मंथ के 10,000 20,000 खर्च करके कोचिंग की फीस, तो ऐसे गरीब बच्चों के लिए हम ऑनलाइन कोचिंग सेंटर भी चालू करने का विचार बना रहे हैं। जो बच्चे सक्षम नहीं है तो उनको हम देखेंगे पहले कैसा क्या है अनुकूलता प्रतिकूलता, और एक ऑनलाइन ऐसा हम लोग एक हब बना रहे हैं लाइब्रेरी जैसा, कि वहां आकर के हमारे सेंटर पर वहां अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते, कोचिंग ले सकते, ऑनलाइन कोचिंग की उसकी व्यवस्था है। जी, ये आपका विचार है और इसको जल्द ही हम जगह जगह ये अस्पताल देखिए, हमारा ये सपना रहेगा बहुत जल्दी, और जिसको बहुत जल्दी आप पूरा करेंगे। और मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक गाय को भी बचाते हैं और दया फाउंडेशन से जुड़ते हैं तो आप एक बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान जैसे मैं हूँ, अगर हम कभी हाईवे से निकलते हैं तो मैं कभी इस चीज पे ध्यान नहीं देती कि गाय को लगी है तो उनको हम उपचार कैसे करें, पर आज आपके लिए ये सुविधा है। हाँ, मैं इन सबकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, मैं सब चीज आपको बताऊंगी, कैसे कांटेक्ट करना है, क्या नंबर है, आप कैसे जुड़ सकते हैं संस्थान से। तो जरूर जुड़िए और एक पहल आप भी करिए अपनी दया फाउंडेशन के लिए, और पशु पक्षी और गायों के लिए कुछ तो उपकार करिए आप।